नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए क्षमा चाहूँगा कि काला चश्मा पहन करके वीडियो बना रहा हूँ। कुछ कारण है जिसको मैं बाद में आपको बताऊँगा, लेकिन बनाने का एक पर्पज है और मुझसे रहा नहीं गया। और रहा इसलिए नहीं गया कि आप भी देख सुन रहे होंगे कि पिछले 4-5 दिनों से एक डिबेट चल रही है भारत में। और डिबेट यह है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। और यदि मैं आपसे पूछूं तो मुझे लगता है कि आप भी ऐसे 1 सेकंड के 100 हिस्से को भी बर्बाद न करते हुए आपका आंसर आएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। किसी स्कूल के बच्चे से भी पूछिएगा तो यही कहेगा। किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी या कोई भी सामान्य तैयारी करने वाला बच्चा आपको बताएगा कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, पहला राष्ट्रपति कौन था। तो यहाँ बात राष्ट्रपति की नहीं है, यहाँ बात प्रधानमंत्री की है। तो सवाल ये उठता है कि यह विवाद आया कहाँ से। तो यह विवाद आया कंगना रनौत की तरफ से, जो टाइम्स नाउ के एक इंटरव्यू में यह कहती हैं कि भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे वे कौन थे, वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और फिर इसके बाद जो होना था आप समझ सकते हैं। हम तो ऐसे लोग हैं कि यदि कोई ये कह दे कि सूरज पूरब से निकलता है तो इसके भी समर्थक और विरोधी बन जाएंगे। यह तो बहुत बड़ी चीज थी कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है। लेकिन यहां आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ आगे बढ़ना होगा और किसी पक्ष और विपक्ष में न जाकर के आपको एक विद्यार्थी के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में इस चीज को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कंगना कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जब वे एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे एक टीवी शो में, जिसको करोड़ों लोग देख रहे हैं, जब उन्होंने ये रेफरेंस दिया तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे कोई लॉजिक होगी, कोई तथ्य होगा, कोई रेफरेंस होगा। ऐसे तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोल नहीं सकती थी। तो क्या सच में इसके पीछे कोई तथ्य है? तो आंसर है हाँ, एक लॉजिक जो जहां से क्रिएट हुई थी उसको मैं बता रहा हूं। यद्यपि ऐतिहासिक सत्य यही है कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। यहां किसी प्रकार की कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। लेकिन 21 अक्टूबर 1943 को एक घटना घटी थी जहां से कंगना ने उस रेफरेंस को उठाया या उस स्टेटमेंट को दिया। अब सवाल है कि 21 अक्टूबर 1943 को, 1943 को हुआ क्या था और यह घटना घटी कहाँ थी? तो यह घटना घटी थी सिंगापुर से। आप जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान भारत छोड़ा। वे अफगानिस्तान होते हुए गए मास्को, मास्को से फिर वो जाते हैं बर्लिन यानी कि जर्मनी में वे हिटलर से मुलाकात भी करते हैं और हिटलर के सहयोग और समर्थन से ही फिर वे लौटते हैं, जापान जाते हैं और जापान उनका काफ़ी सहयोग करता है आज़ाद हिंद फौज के साथ। और उस सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ही, जो मैं डेट बता रहा हूँ, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में फ्री इंडिया यानी आज़ाद हिंद की एक प्रोविजनल सरकार घोषित होती है, एक अस्थायी सरकार घोषित होती है। और यहीं से कंगना रनौत ने उस रेफरेंस को लिया था। अब क्या यह वास्तव में सरकार थी? ये सवाल पर आपको विचार करना चाहिए। तो सरकार के लिए क्या चाहिए? पहली चीज तो ये चाहिए कि उसके पास एक कैबिनेट होनी चाहिए। तो क्या नेताजी के पास कोई कैबिनेट थी? आंसर है हाँ, उन्होंने एक कैबिनेट बनाई थी। उनके पास मिलिट्री भी थी, उनके पास कैबिनेट भी थी। जैसे AC चटर्जी थे, S.A. अय्यर थे, लक्ष्मी स्वामीनाथन थी। ये उनके कैबिनेट के लोग थे और वे इस कैबिनेट के प्रधान थे। अब दूसरी चीज होती है कि आप भी कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्लेस से कि भाई हमने तो सरकार बना ली, हम तो सरकार हैं। लेकिन कहने से तो कुछ होता नहीं।
उसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। तो अब दूसरा सवाल ये होता है कि क्या आज़ाद हिंद की जो गवर्नमेंट बनी थी सिंगापुर में, उसको किसी देश ने रिकॉग्नाइज किया क्या? जैसे भारत है तो भारत को तो पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती है, अमेरिका को पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती है, लेकिन धर्मशाला में तिब्बत की जो सरकार चल रही है, उसको पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं करती। ताइवान को चाइना ही रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो क्या सिंगापुर में जो सरकार बनी थी उसको किसी ने रिकॉग्नाइज किया? तो आंसर है हाँ, जापान ने रिकॉग्नाइज किया, जर्मनी ने मान्यता दी, इटली ने मान्यता दी, क्रोएशिया ने मान्यता दी, और ये जो एशिया में जिन देशों पे जापान ने कब्जा किया था और जहां उनकी सरकारें थी उन्होंने भी मान्यता दी, जैसे थाईलैंड ने, मलेशिया ने, सिंगापुर ने, चाइना ने, मंचूरिया ने, और उधर क्रोएशिया ने भी करीब करीब 11-12 देशों ने इसकी मान्यता दी। और उसके बाद अब टेरिटरी की बात आती है। सिंगापुर तो भारत की टेरिटरी से दूर था, लेकिन फिर एक घटना घटती है कि नवंबर में ही कब्जा हो जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे जापानी का, और जापानियों ने इस अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सौंप दिया आज़ाद हिंद की जो सरकार थी या आज़ाद हिंद फौज को। और नेताजी वहाँ जाते हैं, बाकायदा वे झंडा फहराते हैं, और न केवल झंडा फहराते हैं बल्कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक नया नाम रखा जाता है। अंग्रेजों के समय तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, अब भी उसको इसी नाम से जानते हैं, लेकिन जो कुछ समय तक सरकार चली थी नेताजी की, तो उसमें उसका नाम बदल करके शहीद और स्वराज द्वीप कर दिया। यही नहीं, आज़ाद हिंद की जो सरकार थी उसने अपनी करेंसी भी निकाली, उसका अपना पोस्टल डिपार्टमेंट था, उसकी आज़ाद हिंद फौज तो थी ही, आज़ाद हिंद रेडियो भी थी जिसपे वो अपना संभाषण देते थे, संबोधित करते थे। लेकिन इस सब के बावजूद दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे जब नेताजी और आज़ाद हिंद फौज जाते हैं, उस टेरिटरी का नामकरण करते हैं, वो तो ये सही है कि इनके पास फौज थी, लेकिन मेन जो सपोर्ट सिस्टम था वह जापानीज का था, और उस समय भी वहाँ उनकी नेवल फोर्सेस थी। लेकिन हम इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जापान की सहायता से ही आज़ाद हिंद फौज को आगे बढ़ना था, या ये कहे कि जापानीज आर्मी और आज़ाद हिंद फौज मिल करके ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और बर्मा में इन्होंने काफ़ी सफलता भी हासिल की, कोहिमा तक ये पहुँचे। लेकिन फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जो सिचुएशन है ना वह चेंज होने लगी। आप जानते हैं शुरू में अमेरिका और रसिया ये युद्ध में नहीं थे, लेकिन उधर जर्मनी ने क्या किया, उसने आक्रमण कर दिया रसिया पे, और इधर जापान ने पर्ल हार्बर यानी अमेरिका के एक द्वीप पर आक्रमण कर दिया। तो दोनों आ गए तो पूरी सिचुएशन चेंज हो गई, और 44 के अंत तक आते आते जापान को पीछे हटना पड़ा, और इसीलिए आज़ाद हिंद फौज को भी पीछे हटना पड़ा। आप ये भी जानते हैं कि 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया, और फिर 3 दिन बाद ही वो घटना घटती है जो ताइपे में जो कहा जाता है कि एक विमान दुर्घटना हुई थी जब नेताजी वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। यद्यपि यह बड़ा विवादित है कि वास्तव में ये घटना घटी थी कि नहीं घटी थी, उसमें सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी कि नहीं हुई थी, बाद में गुमनामी बाबा की भी एक थ्योरी चली थी, लेकिन सामान्य रूप से माना जाता है कि नहीं, 18 अगस्त 1945 को नेताजी का निधन हो गया, और इसी के साथ जो आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद की जो प्रोविजनल सरकार थी उसकी कहानी खत्म होती है। क्योंकि ये लोग हार गए, तो जो आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे उनको अंग्रेज़ों ने पकड़ा, और उन पे आप जानते हैं कि रेड फोर्ट में एक मुकदमा भी चला। तो ये कहानी थी,
और इस पृष्ठभूमि में ही कंगना ने ये कहा था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री नेताजी थे, क्योंकि यह घटना 1943 की है।